हेलो दोस्तों, आज अपन थर्ड ईयर हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट कोड है BHIE 144। इसमें यूनिट 1 है इतिहास क्या है। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी तक के इतिहास को किसी भी सभ्यता के केंद्रीय तत्व के रूप में देखा जाने लगा। अर्थात कोई भी सभ्यता इतिहास विहीन थी, उसे ज्ञान से विहीन सभ्यता के रूप में देखा गया। अगर किसी सभ्यता का इतिहास नहीं था तो उसे ज्ञान से भी विहीन सभ्यता के रूप में देखा जाने लगा। यूनान मेसोपोटामिया रोम चीन में इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई, यानी कि इतिहास के बारे में लिखना स्टार्ट हो कहाँ से। यूनान मेसोपोटामिया, ईरान में जगह है मेसोपोटामिया। रोम चीन में इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई। प्रारंभिक भारतीय इतिहास का निर्माण कैपिटल ए हेडिंग रहेगा। 18वीं सदी से प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया जाने लगा। अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेशवादियों का मानना था कि इन ग्रंथों में अतीत का वास्तविक लेखन का साक्ष्य बहुत कम मिला है। प्राच्यवादियों के अनुसार प्राचीन काल में भारतीयों में इतिहास का बोध अनुपस्थित था, यानी कि इतिहास लिखना उनको नहीं आता था और ऐतिहासिक चेतना भी उनमें उपस्थित नहीं थी। ये मान्य था। ओरिएंटलिस्ट जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, जो प्राच्यवादी थे। हालांकि पुराणों महाकाव्यों विदेशियों को यात्रा वृत्तांत से भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इनके अनुसार, यानी कि अंग्रेजों के अनुसार, यूरोप में पुनः जागरण, जिसे रेनेसा अथवा इनलाइटमेंट कहते हैं, से उत्पन्न अतीत का बोध साक्ष्य कार्य कारण कालानुक्रम के साथ इतिहास लेखन में ऐतिहासिक चेतना मौजूद थी। तो अंग्रेजों ने अपनी तारीफ करते हुए कहा कि यूरोप में जो लेखन किया गया था उसमें ऐतिहासिक चेतना मौजूद थी, जबकि भारतीयों में कोई ऐतिहासिक चेतना, कोई ऐतिहासिक लेखन का पता नहीं था। उपयोगितावादियों के अनुसार भी भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही है। जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है: हिंदू शासन, मुस्लिम शासन और ब्रिटिश शासन। हिगेल के अनुसार किसी राष्ट्र का वास्तविक इतिहास तब तक शुरू हुआ नहीं माना जा सकता है जब तक वहां लिखित दस्तावेज नहीं पाए जाते हो। ऐसी संस्कृति जिसके पास इतिहास नहीं है, उसने कोई सांस्कृतिक प्रगति नहीं की है, और यह बात भारत के 3,500 सालों के इतिहास पर भी लागू हो सकती है। तो ये हिगेल ही कहता है। 1960 के दशक तक अभिलेख शास्त्र मुद्रा शास्त्र, जहाँ पर सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, पुरातत्व पर काम चलता रहा। डी कोसाम्बी एक भारत के जाने माने इतिहासकार रहे हैं। वह अन्य मार्क्सवादी इतिहासकारों ने माना कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परंपरा मौजूद थी, किंतु यह कमजोर परंपरा थी। अलग अलग संस्कृतियों में इतिहास को व्यवस्थित करने की अलग अलग व्यवस्था होती है। वीएस पाठक ने चरित्र साहित्य, जिसमें वंशावली होती है, ये ग्रंथ ऐतिहासिक परंपराओं के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। रोमिला थापर, जो कि एक मार्क्सवादी इतिहासकार रही है, के अनुसार 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। पहला वे ग्रंथ जो इतिहास की चेतना पर प्रकाश डालते हैं, दूसरा वे ग्रंथ जो ऐतिहासिक लेखन के स्वरूपों को सामने लाते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक समाज का अपना इतिहास होता है और प्रत्येक समाज की अतीत के संबंध में अपनी परिकल्पना अथवा सोच होती है। दूसरा कैपिटल बी हेडिंग रहेगा ऐतिहासिक परंपरा क्या है। जब भारत अतीत के संबंध में किसी प्रकार के बोध को धारण करते हैं तो ऐतिहासिक परंपरा का सर्जन होता है। इसमें 3 तत्व शामिल होते हैं: अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं की ऐतिहासिक चेतना, दूसरा है इन घटनाओं को कालानुक्रमिक यानी कि समय के अनुसार रूप में व्यवस्थित किया जाता है तथा ये कार्य कारण के तत्वों को प्रदर्शित करते हैं। इन घटनाओं को उस समाज की आवश्यकता अनुसार दर्ज किया जाता है। ऐतिहासिक परंपराओं में उन घटनाओं को भी स्थान मिलता है जो यथार्थ नहीं है, जो सच नहीं है, किंतु अतीत के संबंध में मान्य विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। ऐतिहासिक परंपरा के निम्न संकेतक है। कोई समाज कब ऐतिहासिक परंपरा के सर्जन की आवश्यकता महसूस करता है? इस परंपरा के रखवाले कौन है? यह परंपरा किस प्रकार के साहित्य में प्रदर्शित की गई है? यह धर्मनिरपेक्ष साहित्य अथवा धार्मिक साहित्य है? इस परंपरा को दर्ज करने हेतु कौन कौन सी शैली अस्तित्व में आती है? एक विशेष सामाजिक संदर्भ में ऐतिहासिक परंपरा की संरचना कैसी है? यह परंपरा किस प्रकार के दर्शकों को संबोधित करती है? तो दोस्तों ये किसमें पॉइंट पढ़ रहे हैं? ऐतिहासिक परंपरा के संकेतक पढ़ रहे हैं, है ना। यह परंपरा किस प्रकार के दर्शकों को संबोधित करती है तथा सामाजिक समूह द्वारा इस परंपरा का स्वहित में उपयोग हो तो माना जाएगा कि किसी समाज में ऐतिहासिक परंपरा मौजूद रही है। ये संकेतक है कुछ। कैपिटल सी हेडिंग रहेगा ऐतिहासिक परंपरा की ओर। तो भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में 3 तरह की परंपरा पाई जाती है। पहली तो पौराणिक परंपरा, दूसरा श्रमण परंपरा जिसमें जैन और बौद्ध धर्म के लेखन आते हैं, फिर चारण परंपरा। पौराणिक परंपरा क्या है? पौराणिक परंपराओं में मिथकों यानी कि मिथ्स का अध्ययन किया जाता है। मिथ्स को अपन दंत कथाएं भी कहते हैं, जो गांव देहात में प्रचलन में पाई जाती है। मिथकों के मुख्य पात्र देवता अलौकिक पुरुष होते हैं जो कि इस दुनिया के नहीं रहते। पौराणिक कथाओं को किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है। श्रमण परंपरा क्या है? पौराणिक व श्रमण परंपराएं प्रशस्तिपरक लेखन का ही हिस्सा है। प्रशस्तिपरक मतलब ऐसी लेखन जिसमें किसी की प्रशंसा किया जाता, तो श्रमण परंपरा उसी प्रशस्ति पत्र लेखन का हिस्सा है। चारण परंपरा में उच्च प्रतिष्ठित कुलों की वंशावलियां मिलती हैं। तो हमने पढ़ लिया भारत में 3
परंपराएं पाई जाती है पौराणिक, श्रमण और चारण परंपरा। किसी विशेष समुदाय की आकांक्षाएं इतिहास से बंधी होती हैं, अतीत का कोई खास दृष्टिकोण स्वीकार्य बनता है। रोमिला थापर ने कहा कि अतीत का पुनर्निर्माण एक निरपेक्ष सत्य नहीं हो सकता है। फिर कैपिटल डी हेडिंग रहेगा प्रारंभिक भारत में अतीत के प्रति दृष्टिकोण तथा उसका पाठांकन। विभिन्न समूह का इतिहास अलग अलग हो सकता है, लेकिन इससे तात्कालिक समाज के बारे में पता लगाया जा सकता है। इन ग्रंथों में कल्पनात्मक बातों को शामिल किए जाने के कारणों के अध्ययनों का पता करना चाहिए। अतीत की व्याख्या निम्न भिन्न भिन्न तरीकों से की जा सकती है। रोमिला थापर के अनुसार अतीत का नजरिया संक्रमण काल में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। संक्रमण काल का मतलब है कि एक शासन व्यवस्था जब दूसरी शासन व्यवस्था में बदलती है तो वह जो काल है दो शासनों के बीच, वह संक्रमण काल कहलाता है। जैसे कि भारत में 1000 ईस्वी से पहले हिंदू शासन था, फिर मुस्लिम शासन आया और फिर मुस्लिम शासन के बाद में 1757 के बाद में ब्रिटिश शासन भारत में उपस्थित होता है। ऐतिहासिक परंपराओं का अध्ययन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। इतिहास का इस्तेमाल सत्ताधारी वर्ग को वैध ठहराने के लिए किया जाता है। समुदाय विशेष की ऐतिहासिक परंपरा का ध्यान रखा जाता है। इतिहास का मतलब एक निश्चित समय में अतीत को किसी विशेष दृष्टि से देखना। अतीत के ग्रंथों को समकालीन संदर्भ में रख करके देखा जाना चाहिए। घटनाओं को एक कालानुक्रम क्रोनोलॉजी के अनुसार यानी कि समय के अनुसार तथा उनके दृष्टिकोण का उल्लेख किए बिना इतिहास लेखन नहीं हो सकता है। विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक परंपराएं पढ़ते हैं। कैपिटल ई हेडिंग रहेगा यूनिट नंबर 1 में पौराणिक श्रमण चारण परंपरा ऐतिहासिक चेतना से युक्त भिन्न परंपराओं का निर्माण करती है। श्रमण परंपराओं को विहारों मठों में सुरक्षित किया जाता है। विहार मतलब जहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी रहा करते थे और मठ जहां पर बौद्ध धर्म के जो गुरु थे अपने शिष्यों को उपदेश सुनाते थे। तो श्रमण परंपराओं को विहारों मठों में सुरक्षित किया गया। श्रमण परंपरा का अलग अलग स्वरूप होने के कारण, अब कारण क्या क्या है, क्यों अलग अलग हैं श्रमण परंपराएं भी? इन धर्मों की ऐतिहासिकता, मूल विचारों से भिन्न मत का उदय, परलोक संबंधी सिद्धांत का महत्व है, संरक्षणदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि, उनकी शिक्षाओं का नगरों में प्रवेश, धार्मिक पंथों व राजनीति सत्ता के बीच में अंतःक्रिया। दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बौद्ध धर्म भी संप्रदायों अथवा शाखाओं में बटा हुआ है, हीनयान और महायान में। हीनयान संप्रदाय क्या है बौद्ध धर्म का, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों शिक्षाओं की मान्यता रहती है, वो हीनयान कहलाता है। महायान जिसमें महात्मा बुद्ध के जो अवशेष हैं शरीर के, जैसे कि बाल नाखूनों की पूजा करते हैं, ठीक है। और एक थेरवाद भी एक शाखा है, जैसे कि हीनयान और महायान वैसे ही थेरवाद है। थेरवाद त्रिपिटक महापुरुष थे, भगवान नहीं थे। वज्रयान एक तंत्र मंत्र की शाखा है बौद्ध धर्म की। ये हमने पढ़ लिया बेसिक। फिर कैपिटल एफ हेडिंग रहेगा इतिहास तथा इसके विभिन्न स्वरूप। पुराणों का प्रयोग 3वीं से लेकर 7वीं सदी के बीच हुआ। ये देवी देवताओं को समर्पित थे। इनमें मिथकों तथा अनुष्ठानों के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों को बौद्ध परंपरा में इतिहास के संकेत मिलते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा के बीच लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथों की शैली में परिवर्तन आया। वेदों में नायक से संबंधित मंत्र व आख्यान हैं, जैसे कि इंद्र से समर्पित कुछ मंत्र मिलते हैं। ऐसे ही वरुण देवता से संबंधित, सूर्य देवता से संबंधित वेदों में हमें मंत्र मिलते हैं। तो ये नायक कहलाई, नायकों से संबंधित मंत्र व आख्यान मिलते हैं। आख्यान मतलब एक प्रकार का भाषण, एक प्रकार का स्पीच। पुराण के कुछ खंडों को ऐतिहासिक रूप से ग्रहण किया जा सकता है। समय के साथ वेदों व पुराणों में निम्न ऐतिहासिक परंपराएं पनपती है। उत्पत्ति संबंधी मिथक, नायकों की प्रशस्ति संबंधी रचनाएं और प्राचीन वंशावलियां, ये आपके वेदों व पुराणों में भी निम्न ऐतिहासिक परंपराएं मिलती हैं। बाद में ये स्वतंत्र शैलियां बन गई। बौद्ध धर्म में ऐसे ग्रंथ जो ऐतिहासिक है दोस्तों, जैसे कि थेरवादी शाखा के मुख्य ग्रंथ, विहारों की कहानियां, भगवान बुद्ध की जीवनियां। कुछ अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ है भारत से संबंधित, जैसे कि राजकीय जीवनियां, अभिलेख, इतिवृत्त। इतिवृत्त क्या होते हैं? कालक्रम के अनुसार, समय के अनुसार इतिहास का घटनाओं का वर्णन इतिवृत्त कहलाता है। फिर अंतर्बद्ध इतिहास, ये आ चुका है दोस्तों पहले भी, एम्बेडेड हिस्ट्री कहते हैं इसको। वेदों में सुन लो क्या होता है अंतर्बद्ध इतिहास। वेदों में मंत्रों व आख्यानों का उल्लेख है, यही परंपरा पुराणों व महाकाव्यों में अंतर्बद्ध हो गई। यानी कि यही जो परंपरा वो वेदों में भी मिलती है और पुराणों में मिलती है। आरंभिक पुराणों में वंशावली वाले खंडों का और ज़्यादा विस्तार हुआ। 7वीं सदी के चरित्र काव्य अथवा जीवनियाँ व वंशावलियों का ऐतिहासिक ग्रंथों में इस्तेमाल हुआ। इतिहास के कुछ मूर्त रूप पढ़ लेते हैं। मूर्त रूप जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल बी हेडिंग है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कैपिटल एफ में स्मॉल बी हेडिंग है। पहला हेडिंग अंतर्बद्ध इतिहास था, दूसरा है इतिहास के मूर्त रूप। तो अभिलेखों से हम कालक्रम, वंशीय इतिहास,
आर्थिक परिवर्तन समझ सकते हैं। रोमिला थापर के अनुसार इतिहास के मूर्त रूप हमारी विरासत को संजोए रखने तथा इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं। दीपवंश महावंश जैसे इतिव्रत हमें बताते हैं कि आज से लगभग 3000 साल पहले भारत और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन कैसे हुआ। अशोकावदान ग्रंथ हमें मौर्य शासक अशोक के बारे में जानकारी देता है। 3 ऐतिहासिक लेख भी उत्तर वैदिक काल के बाद में आए, जैसे कि चरित, प्रशस्तियां, वंशावली। चरित का मतलब किसी के जीवन के बारे में लिखना, प्रशस्ति मतलब किसी राजा की प्रशंसा करना, ऐसा लेखन भी सामने आया, और वंशावली मतलब जिससे कि राजा के परिवार से संबंधित तथा उसके उत्तराधिकारियों का वर्णन मिलता है। चरित काव्य ऐतिहासिक जीवनी से संबंधित है, जैसे कि बाण भट्ट की हर्षचरित पुष्यभूति वंश का एक राजा था और बाण भट्ट उसका दरबारी कवि था। तो बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई, यह एक चरित काव्य में आता है। ऐसे ही दोस्तों संध्याकर नंदिन की रामचरित। प्रशस्ति ग्रंथ क्या होता है? इयोलॉजी इसको कहते हैं। प्रशस्ति ग्रंथ में किसी राजा की प्रशंसा लिखी होती है। इसमें राजा द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार तथा युद्धों की उपलब्धियां तथा उनके वैभव समृद्धि के बारे में लिखा होता है। जैसे कि कवि हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति, ये दोस्तों समुद्रगुप्त से संबंधित प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए विजय अभियानों के बारे में हमें पता चलता है। वंशावलियां किसको कहते हैं? वंशावली लेखन परंपरा किसी व्यक्ति वंश के इतिहास को शुद्ध रूप से सहज कर रखने की परंपरा है। जैसे कलहण की राज तरंगिणी। कैपिटल जी हेडिंग रहेगी ऐतिहासिक परंपराओं के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संदर्भ। इसमें क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक परंपराओं का अध्ययन करते समय ऐतिहासिक संदर्भों व घटित हुए परिवर्तनों को समझना जरूरी है। प्राचीन भारतीय समाज वंश समाज से शुरू होता है। ये एक वंश से संबंध रखने वाला व्यक्ति अपनी पहचान को समान पूर्वजों के साथ जोड़ता है। नातेदारी को सामाजिक बंधनों के अंतर्गत देखा जाता है। वंशावलियों में परस्पर मिश्रण व विखंडन की प्रक्रियाएं शामिल होती है। रोमिला थापर के अनुसार इससे कुछ वंशों के बेहतर संसाधन हो जाते हैं, मतलब कुछ वंश समय के साथ में ताकतवर हो जाते हैं। वंशावलियों में नायक तथा उससे संबंधित घटनाओं का जिक्र होता है। भारत का आरंभिक समाज कृषिगत चरवाह समाज था। मवेशी उनके लिए महत्वपूर्ण होते थे। खेती की उपज को सत्ताधारी कुलों को भेंट दी जाती थी, यानी कि जो शासन करता था राजा, उसको कृषि उपज का कुछ हिस्सा भी दिया जाता था। पुरोहित कुल का जो मुखिया था वह अनुष्ठान आयोजित करवाकर वैधता प्रदान करता था खुद की सत्ता की। बदले में पुरोहितों यानी ब्राह्मणों, पंडितों को भौतिक उपहार जैसे कि पैसे, जमीन, पशु, ये सब मिलते थे। ऐसी घटना का उल्लेख हमें भाट व चारण परंपरा में मिलता है। मुखिया को नायक भी कहा जाता था। नायक की प्रशंसा में नरसंसी ग्रंथ लिखे गए। इन नरसंसी ग्रंथों का मकसद नायक के महत्व को बढ़ाना था। वंश समाज के प्रकार देख लो: गण संघ, गणराज्य, कुल वंशों की सभाएं। ये वंश समाज के प्रकार हैं। आरंभिक उत्तर भारतीय समाज वैदिक समाजों से जटिल थे, जैसे बुद्ध शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। इन वंश समाजों के नियंत्रण प्राधिकार मतलब शक्ति के स्वरूप बदल रहे थे। 500 ईसा पूर्व में गंगा के मैदानों में कृषि व लोक प्रौद्योगिकी के विस्तार से, ठीक है, शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हुआ। जैसे कि आप पढ़ते हैं भारत में 16 महाजनपद आए थे, ठीक है, क्योंकि कृषि और लौह प्रौद्योगिकी के विकास से जनसंख्या को बचने के लिए एक आवश्यक स्थितियां मिल गई और कृषि भी होने लगी। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई तथा जाति व्यवस्था का आरंभ हो गया। राजा अब केंद्रीय शक्ति बन गया। अब वंश समाजों का महत्व कम हो रहा था तथा राजतंत्रों का महत्व बढ़ने लगा। गण संघों ने गण राजतंत्रों का विरोध किया, जैसे वज्जी गणराज्य ने मगध राज्य का विरोध किया था। राजतंत्र अब नियमित रूप से कर लगाने यानी टैक्स लगाने तथा भूमि पर अधिकार अब राज्य का ही हो गया, यानी कि भूमि पर कितना टैक्स लगाएगी वो राज्य निर्धारित करेगा। शासन की जटिलता सामने गुप्तोत्तर काल में ब्राह्मणों को उपहार जमीनें दान में दी जाने लगी। अब ब्राह्मण, कृषक व राजा के बीच शक्तिशाली मध्यस्थ वर्ग के रूप में उभरा। राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। ऐतिहासिक परंपराओं के अध्ययन से हमें पता चलता है कि अब राजा नए क्षेत्रों को जीतते आ रहे थे एवं वंश समाज का महत्व कम हो रहा था। राज्य समाज अथवा स्टेट सोसाइटी का प्रचलन बढ़ा। अनेक प्रकार के लोगों को जाति व्यवस्था में समाहित कर लिया गया, मतलब जातियों में भी उपजातियां बढ़ गई, ठीक है। धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाली विचारधारा का बलपूर्वक उपयोग किया जाने लगा, क्योंकि मजबूत राज्य व सत्ता का निर्माण करना अब राजा का लक्ष्य हो गया। विचारात्मक चिंतन, ये कैपिटल एच हेडिंग रहेगी। एक समाज
जैसा अपना अतीत देखता है, जैसा अपना वो पास्ट देखता है, ऐतिहासिक चेतना भी उसी रूप में व्यक्त होती है। ऋग्वेद में नायक प्रशस्तियाँ, बौद्ध व जैनों के इतिहास लेखन में संघों का इतिहास महत्वपूर्ण हो जाता है। बौद्ध धर्म के भिक्षुक व भिक्षुणियों को राज्य की ओर से संरक्षण प्रदान किया जाता था। इन ग्रंथों में एक लेखक जिस प्रकार के अतीत में विश्वास करता था, वैसा ही लिख रहा था। रोमिला थापर कहती हैं कि समाज की वे घटनाएं जो प्रासंगिक व सुपरिभाषित होती हैं, ये परंपराएं वैसा ही रूप ग्रहण करती हैं जिससे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यह समाज की बौद्धिक व सामाजिक परिकल्पना पर आधारित होता था। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। इसको बार-बार रिवाइज़ करें दोस्तों, बार-बार रिवाइज़ करेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा ये, ठीक है? और यहाँ से अच्छे खासे सवाल आते हैं। इतिहास क्या है? आपका चैप्टर चैप्टर नंबर 1 BHIE इतिहास लेखन की परंपराएँ, इसमें कंप्लीट होता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव ए गुड डे।